गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की कृषियों के बारे में देखा था, उसमें साथ में देखा था कि भारत में और कौन कौन सी फसलें पाई जाती हैं। तो अब है हमारी उसमें से कुछ बची हुई फसलें, जैसे कि चाय। चाय भारत में रोपण कृषि का उदाहरण है। ये एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है, मतलब जो शुरुआत में अंग्रेज भारत में लेके आए थे। आज अधिकतर चाय बागानों के मालिक भारतीय हैं। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, हिमांशु और जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी और सुगम जल निकास वाले ढाल वाले क्षेत्रों में बली भांति उगाया जाता है। ये ज़्यादातर वहाँ उगाया जाता है जहाँ पर पानी का ठहराव नहीं होता, क्योंकि पानी के ठहराव से पौधा गल जाता है और ख़राब हो जाता है। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर में कोण नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। मतलब यहाँ पे होता है कि जो वो मौसम ज़्यादा सर्दी वाला ना हो और पाला ना पड़ता हो, मतलब जहाँ हम धुंध सी कहते हैं वो ना पड़े, उसके बिना ये फसल तैयार हो जाती है। वर्ष भर समान रूप में होने वाली वर्षा की बौछारें इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती हैं। चाय एक कृषि संगन उद्योग है। इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रमिक चाहिए। इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियां बागानों में ही संसाधित की जाती हैं। चाय के मुख्य उत्पादन क्षेत्र है असम है, पश्चिम बंगाल है, दार्जिलिंग है और जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियाँ, तमिलनाडु और केरल हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा आदि राज्यों में भी चाय उगाई जाती है। सन 2016 में भारत में चीन का दूसरा बड़ा उत्पादक देश भारत था। इसके बाद है कॉफ़ी। भारत कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है। हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है, जो आरंभ में यमन से लाई गई थी। इस किस्म की कॉफ़ी का विश्व भर में अधिक मांग है। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बुंदन पहाड़ियों में हुई थी और आज भी उनकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। इसके बाद है बागवानी फसलें। सन 2016 में भारत में विश्व फसलें और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान था। भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फसलों का उत्पादक है। भारतीय फलों, जिसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के आम, नागपुर और चेरापूंजी मेघालय के संतरे, केले, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले, उत्तर प्रदेश और बिहार की लीची, मेघालय के अनानास, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के अंगूर तथा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के सेब व नाशपाती, पानी और अखरोट की विश्व भर में बहुत ही मांग है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ नाशपाती लगी हुई हैं, अखरोट लगे हुए हैं और सेब लगे हुए हैं। इनको श्रम के द्वारा तैयार किया गया था और इनको तोड़ते हुए। भारत में मटर, फूल गोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन और आलू का उत्पादन में भी प्रमुख स्थान है। इसके बाद है अखाद्य फसलें। ये थी हमारी खाने वाली फसलें। अब ऐसी फसलें जो हमारे खाने योग्य नहीं होती, जैसे रबड़ है। रबड़ भूमध्य रेखीय अक्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण अक्षेत्र में भी उगाई जाती है। इसको 20 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 सेंटीमीटर से अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। रबड़ एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योगों में प्रयुक्त होता है। इसे प्रमुख रूप से केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय में गारो पहाड़ियों में उगाया जाता है। अब आता है इसके बाद रेशेदार फसलें। कपास, जूट, सन, प्राकृतिक रेशे भारत में उगाए जाने वाले प्रमुख रेशेदार फसलें हैं। इनमें से पहली तीन मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होती हैं और चौथी फसल रेशम के कीड़ों के कोकून से प्राप्त होता है, जो मलबरी पेड़ की हरी पत्तियों पर पलता है। रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालना रेशम उत्पादन कहलाता है। इसके बाद है कपास। भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। सूती कपड़ा उद्योग में कपड़ा का एक प्रमुख कच्चा माल है। कपास उत्पादन
में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। 2016 में दक्कन पठार के शुष्क भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसमें फसलों को उगाने के लिए ऊंच तापमान, हल्की बारिश या सिंचाई, 210 पाला रहित दिन और खिली धूप की आवश्यकता होती है। यह खरीफ की फसल है और इसे पकाकर तैयार करने में 6 से 8 महीने लगते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कपास के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। यहाँ तक हमारी फसल कपास पैदा की जाती है। इसके बाद है जूट। जूट को सुनहरी रेशा कहा जाता है। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकासी वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, जहाँ हर वर्ष बाढ़ के आने से नई मिट्टी जमा हो जाती है। इसके बढ़ने के समय ऊंच तापमान की आवश्यकता होती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा तथा मेघालय जूट के प्रमुख उत्पादन राज्य हैं। इसका प्रयोग बोरियां, चटाइयाँ, रस्सी, तंतु व धागे, गलीचे और दूसरी दस्तकारी की वस्तु बनाने में किया जाता है। इसकी उच्च लागत के कारण और कृत्रिम रेशों और पैकिंग सामग्री, विशेषकर नायलॉन की कीमत कम होने के कारण बाजार में इसकी मांग कम हो रही है। इसके बाद है संस्थागत और प्रौद्योगिकी सुधार। जैसे कि पहले बताया गया है कि भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तनों के अभाव में लगातार भूमि साधनों का प्रयोग से कृषि का विकास अवरोधक हो गया है तथा इसकी मंद गति होती जा रही है। सिंचाई के साधनों का विकास होने के उपरांत भी देश के एक बहुत बड़े भाग में अभी भी किसान खेती बाड़ी के लिए मानसून की भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए महत्वपूर्ण चुनौती है कि 60% से भी अधिक लोग आजीविका प्रदान करने वाली कृषि में गंभीर तकनीक व संस्थागत सुधार लाने की आवश्यकता है। स्वतंत्रता के पश्चात देश की संस्थागत सुधार के लिए जोतों में की चकबंदी, सहकारिता, जमींदार आदि की समाप्ति को प्राथमिकता दी गई है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था। भूमि पर पुश्तैनी अधिकारों के कारण टुकड़ों में बढ़ती जा रही है, जिसे चकबंदी करना अनिवार्य था। भूमि सुधार के कानून तो बने, परंतु उन्हें लागू करने में ढील छोड़ दी गई। 1960 और 70 के अगर दशक की बात करें तो भारत सरकार ने कई प्रकार के कृषि सुधारकों की शुरुआत की थी। पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति और श्वेत क्रांति जैसी कृषि सुधार के लिए कुछ रणनीतियाँ आरंभ की गई, परंतु इसके कारण विकास कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रहा। 1980 से 1990 के दशक में व्यापार भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, जो संस्थागत और तकनीक सुधार पर आधारित था। इस दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों में सूखा, बाढ़, चक्रवात तथा आग और बीमारियों के लिए फसल बीमा के प्रावधान और किसानों को कम दर पर ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंक, सहकारी समितियां और बैंकों की स्थापना सम्मिलित थी। किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना शुरू की थी। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी और बुलेटिनिंग और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए गए। किसानों के बिचौलियों और दलालों का शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायक मूल्य और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों की सरकारी घोषणा की गई। ये न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है कि किसान की एक फसल का ऐसा मिनिमम प्राइस, मतलब कम से कम, कि उससे नीचे कोई भी बिचौलिया व्यापारी फसल को ना खरीदे। इससे नीचे अगर कोई खरीदता है तो सरकार उस कीमत के ऊपर वस्तु को खरीदेगी। भूदान, ग्रामदान। महात्मा गांधी ने विनोबा भावे, जिन्होंने उनके सत्याग्रह में सबसे निष्ठावान सत्याग्रही की तरह भाग लिया था, को अपना आध्यात्मिक उत्तरदायी घोषित कर दिया। उनकी गांधी जी के ग्राम स्वराज अवधारणा में भी गहरी आस्था थी। गांधी जी की शहादत के बाद भी उनके संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए विनोबा भावे ने लगभग पूरे देश की पदयात्रा की। एक बार जब वो आंध्र प्रदेश के एक किसान को चोपमपल्ली में बोल रहे थे तो कुछ भूमिहीन
ग्रामीणों ने उनको अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ भूमि मांगी। विनोबा भावे ने उनसे तुरंत कोई वादा तो नहीं किया, परंतु उसको आश्वासन दिला दिया कि यदि वो सहकारी खेती करे तो वो भारत सरकार से बात करके उनके लिए ज़मीन मुहैया करवाएंगी। अचानक ही रामचंद्र रेड्डी उठ खड़े हुए। उन्होंने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश की। उन्होंने भूदान के नाम से जाना जाता है। बाद में विनोबा भावे ने यात्राएं की और अपने विचार पूरे भारत में फैलाए। कुछ जमींदारों ने, जो अनेक गांव के मालिक थे, भूमिहीनों को पूरा गांव देने की पेशकश भी की। इसे ग्राम दान कहा जाता है। परंतु कुछ जमींदारों ने तो भूमि सीमा कानून बनाने से बचने के लिए अपनी भूमि का एक हिस्सा दान किया था और विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए इस भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति का नाम भी दिया गया था। मतलब जहाँ पे खून खराबा ना हो, इस प्रकार की क्रांति को इसको कहा गया था। नेक्स्ट देखेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।